सुनील जी शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप भी सारे बढ़िया से होंगे। दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। मैं राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा सरस्वती वंदना प्ले करें। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे हमारी परंपरा है, हम अपने सेशन की शुरुआत, कोई भी शेयरिंग है, लास्ट वीक में जिसने भी अच्छा काम किया है, जो भी उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारे बाकी भाइयों के लिए काम आ सकता है, अपना हैंड रेज करें और हम उसको परमिशन देंगे और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दोस्तों, आज का सेशन बड़ा जबरदस्त जाने वाला है। जिन एक दो लोगों की शेयरिंग लेंगे हम, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। एम सत्यनारायण जी बोलिए। हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार सभी को। पहले तो मैं बहुत हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राजेश सर को, अतुल सर को और अजय सर को और जितने भी एफपीआरटी के कोर कमेटी टीम है। सो बहुत ही सुंदर सा प्लेटफॉर्म है और मेरा साष्टांग प्रणाम आप सभी को, बहुत आभार। मैंने लास्ट फास्ट ट्रैक में आपका सीओटी कंप्लीट किया है। सो यस, और इस साल में भी एक प्रपोजल डाला है। अभी इट हैज गॉन टू सीएस, एक 3 ईयर का प्रपोजल है, ऑलरेडी इनमें डाल दिया। तो सत्यनारायण जी, कोई अपना अच्छा एक्सपीरियंस जो बाकी लोगों के काम आता है, आप क्या ऐसा बोलते हैं, आपको आपकी सेल होती है, वो बताओ कोई अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ जी, हाँ जी सर। एक्चुअली मैंने एक खेल को क्लोज किया है जिसमें कि अरविंद 70L का एनुअलाइज प्रीमियम है। सो उसको मैं जस्ट साझा करना चाहूँगा कि सी लाइक हम समझते हैं कि कोई भी कुछ ऐसी बातें हम क्लाइंट से करें तो शायद ये मैजिक हो सकता है, लेकिन ये पिछले 6 साल का मेरा मेहनत है और उस क्लाइंट के साथ ऑफकोर्स यू नो दैट परमपिता परमेश्वर ही उन्होंने साथ दिया, उन्होंने ही प्रपोजल क्लोजिंग करवाया है। तो 6 साल से मैं जो बोल रहा था वो तो क्लाइंट को बोल ही रहा था, लेकिन शायद उन्होंने उस समय वो रियलाइज किया होगा। क्लाइंट को मैंने कहा था सॉरी, क्लाइंट को मैंने कहा था कि सर क्लोजिंग अभी हुई है, लेकिन बीज मैंने डाला था 6 साल पहले। सो मैं क्लाइंट को ये कह रहा था कि सर आपके पास एक्टिव इनकम है, एक्टिव इनकम में आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप तो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और आपकी सामाजिक जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा सर कि एक समय के बाद आपकी मेटाफिजिकल एनर्जी कम हो जाएगी सर। उस समय पे तो आपको एक निरंतर कैश फ्लो चाहिए। और इसका छोटा सा उदाहरण है सर, कोरोना के समय पे हमने इसको अनुभव किया है कि आपकी एक्टिव इनकम रेवेन्यू कम हुई रही होगी। ओके, सो भाई कि ये सबके साथ हुआ है, सारे बिजनेस के साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ रहेगा। तो एक परमानेंट लॉकडाउन आने वाला है सर कुछ समय के बाद। 65। हेलो सत्यनारायण जी, इनके साथ कुछ नेटवर्क इशू आ गया है। ओके, आप देखो और किसका डिजिटल रेंट, और कोई है? मैं परमिशन दे देता हूँ अनम्यूट करने की, जिसको बोलना हो वन पर आपको अनम्यूट करके बोल सकता है। ये शायद आ गए आप। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तो वो चीज मैंने कहा, तो क्लाइंट को कई बार यू नो दैट ये रियलाइज हुआ। इसको डिफरेंट मीटिंग्स में हम लोगों ने इसको बात किया, इसके ऊपर बात किया। क्लाइंट वॉज वेरी वेरी बिजी
लेकिन जो भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिला उस दरमियान में मैंने उनको ये चीज कन्वे करना चाहा, उनको डाउनलोड करना चाहा, और फाइनली ये डील जो है क्लोज हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। लेकिन इसके साथ में एक छोटा सा जो मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज क्या कि वो जब जस्ट एक टोकन अमाउंट मुझे मिला था और हम लोगों ने जस्ट मेडिकल भी परस्यू नहीं किया था, उसके बाद जो है कि उनके पीए ने, मतलब जब क्लाइंट के जो पीए हैं उन्होंने फेसबुक में अदानी वाला पिक्चर जो है शेयर। अब मुझे जो है कि इनको कन्विंस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, अनिवार्य था। कारण यह है कि बिकॉज मैं जितना समय व्यतीत कर रहा हूँ क्लाइंट के साथ, उससे कई गुना ज्यादा क्लाइंट के साथ वो पीए साहब कर रहे हैं, तो उनको जो है कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हालांकि वही सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे को दे रहे हैं क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो मैंने उनको फोन किया कि साहब आपने जो है कि ये अदानी से रिलेटेड जो चीज आपने एफबी में शेयर किया, तो क्या इस संबंध में कुछ बात कर सकता हूँ? बोले कि हाँ हाँ बताइए। बोले क्या इसके तथ्य के बारे में आप जानते हैं, इसमें कितनी वास्तविकता है, इतनी सच्चाई कितनी है, या फिर कोई आपको फॉरवर्डेड मैसेज मिला उसी को आपने फेसबुक जैसे इतने दैट ओपन प्लेटफॉर्म में आपने शेयर? बोले इसमें जानना क्या है, इसमें समझना क्या है, ये तो ओपन ट्रूथ है, ये जग जाता है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, आप मुझे क्या सिखाओगे इसके बारे में? मैं बोला बिल्कुल सही बात। तो मेरे को लगा कि अभी क्लाइंट जो है कि ऑपोजिट बात कर रहा है, तो इस समय पे दैट कोई भी चीज मैं बात कहूँ तो शायद जो है कि ये घर्षण के तरफ ही बढ़ेगा। तो इन दैट केस इसको एज इट इज छोड़ देना ठीक है। तो मैं बोला कि सर वीकेंड में आप थोड़ा फ्री होगे, छुट्टी रहेगी, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बोले हाँ जरूर। तो मैंने संडे को मैंने कॉल किया, तो मैं बात कर सकता हूँ? बोले हाँ ठीक है। तो आप बताइए मेरे को कि अभी सपोज मान लीजिए एसबीआई का शेयर मैंने खरीदा है। एसबीआई का शेयर 100 रुपए में मैं खरीदा, और अभी जो है कि भाव 90 रुपए हो गया, ठीक है? तो क्या मेरे को नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ? बोले आपको नुकसान हो गया। बोले नुकसान कैसे हुआ? मैंने तो मैं रखा हूँ, अभी तो बेचा नहीं हूँ। बोले ना आपको तो नुकसान भी नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। बोले एग्जैक्टली कर। ओके, तो ये जो है कि ऑन पेपर है, तो इसके बारे में बहुत काफी मैंने उस दिन चर्चा की, उनके बारे में बताया। ओके, और विद रिटन डॉक्यूमेंट्स में मैंने दिखा। तो फिर क्लाइंट को लगा, मतलब ये साहब को लगा कि नहीं ये जो है कि तथ्य है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि उन्होंने बताया कि नहीं ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत। मैं बोला कि देखिए एक चीज है, जो भी हमको हमारा एक सामाजिक कर्तव्य है कि कुछ भी आपको मिलेगा ना, कोई भी घर का जो साफ सफाई है, घर को हम साफ करते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी कनेक्टिविटी थोड़ी, मैं विलेज में हूँ अपने, तो इसलिए जो है कि थोड़ा वीक हो रहा है, ठीक है। बस यही चीज मैंने बताया और फाइनली वो कन्विंस हो गया। तो उसके बाद फिर क्लाइंट का मेरे को फोन आया। तो फिर फोन आने के बाद बोले कि मैं इसका ये क्या अदानी वाला क्या चीज मैं सुन रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं सर, उसके बारे में इग्नोर कीजिए, वो बहुत ज्यादा दैट मतलब इमेटेरियल है वो। बोले ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही है। बोले कि आई ट्रस्ट यू सत्यनारायण, ओके आई लव यू मैन। बस ये उनके उनके सब थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच, ग्रेट सर, थैंक यू सो ग्रेट। मच। राजेश भाई, और देखो कोई डिजिटल हैंड रेज है तो। अरे भाई इतने लोग बैठे हैं, अभी 60 के करीब लोग हैं, किसी की कोई शेयरिंग नहीं है, इसका मतलब किसी ने कोई काम नहीं किया क्या? अगर दोस्तों कोई शेयरिंग नहीं है तो फिर हम आज के स्पीकर को बुलाने के लिए अतुल भाई को निवेदन करूंगा कि आज के स्पीकर का इंट्रोडक्शन दें और उनको बुलाएं। अतुल भाई। नमस्कार दोस्तों, आवाज आ रही है मेरी सही? बिल्कुल आ रही है सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल जैन, एफपीआरटी का जनरल सेक्रेटरी। और जो आज के स्पीकर हैं वो हमारे एफपीआरटी की फैमिली ही है, बेसिकली कोई बाहर से नहीं लेके आए। और एफपीआरटी में जब जब हमें जरूरत पड़ती है तो जो आज के स्पीकर श्री प्रोफेसर मनोज पांडे जी हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और एजेंट्स कम्युनिटी के लिए और एजेंट्स के लिए और इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए वो एक इतने जुझारू हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। बैकग्राउंड में यदि बात करूं तो वैसे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पांडे सर को जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि पांडे सर ने करीब 20 साल के करीब एलआईसी के साथ कार्य किया। वो एलआईसी की तरफ से ओमान के में इंडिया हेड बनकर के भी रहे। और उसके बाद उनको क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का उन्हें पैशन था बचपन से, तो उन्हें लगा कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है वो उनके लिए नहीं बनी। उनका जो जीवन है वो लोगों को पढ़ाने के लिए निकलना चाहिए। और तब उनको एक अपॉर्चुनिटी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में मिली और उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया, एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया। और
अभी भी बहुत ही एग्रेसिवली कार्य कर रहे हैं। मेरा जो रिलेशन पांडे सर से बना वो कोविड टाइम में बना, जब उन्होंने कोई राजेश चेतन प्रधान सर के रेफरेंस से बना, और उन्होंने कोई लाइफ इंश्योरेंस का एक कोर्स किया था, तो मैं आई वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। लेकिन उसके बाद उन्होंने के साथ मेरा कंटिन्यूस रिलेशन रहा, हम लोग कंटिन्यूस बात करते रहे। कुछ बार उन्होंने पिमटेक के कोई प्लेटफॉर्म्स पे मुझे इनवाइट किया, और हम लोगों ने मतलब मैं एक को स्पीकर रहा उनके प्लेटफॉर्म पे। और अभी रिसेंटली हम लोग BITV का एक शो था हैदराबाद में, उसमें हम दोनों, क्योंकि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ बिमटेक जो था वो को स्पॉन्सर था उस प्रोग्राम का, तो ही वाज वन ऑफ द स्पीकर ओवर देयर। उन्होंने कोई MOU भी साइन किया है वहां से कि वो कुछ लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स है कम्युनिटी के लिए, कोई एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं। कल हमारे पास एक डिस्कशन हुआ, सर का मैसेज भी था कि वही FPRT के स्टूडेंट्स के लिए वो एक कोर्स डिजाइन करना चाह रहे हैं, 9 महीने का कोर्स डिजाइन करना चाह रहे हैं, और एक्सक्लूसिवली वो FPRT को फोकस करके करना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में कल हमारी एक FPRT की जो मीटिंग हुई थी, हम लोग बोर्ड मेंबर्स मिले थे, तो उसमें इस बारे में डिस्कशन हुई। क्योंकि अभी हमारा क्वार्टरली सेमिनार पेंडिंग है, तो हम पहले क्वार्टरली सेमिनार पे फोकस कर रहे हैं, और उसके लिए हम इम्पैक्ट फैकल्टी से अभी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, इसका होपफुली कमिंग वीक में मिलेंगे। तो ये पांडे सर जो है बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन यदि मैं दूंगा तो पूरा आज दिन इंट्रोडक्शन के अंदर निकल जाएगा। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, पांडे सर के पास आज का जो टॉपिक है उसको कवर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिएगा उनके लिए, मैं सीधा पांडे सर को इन्वाइट करना चाहता हूँ। और इन्वाइट करने से पहले मैं, हमारी FPRT की जो परंपरा है कि हम लोग सब उनको इन्वाइट करेंगे, क्योंकि किसी स्पीकर को सुनना है तो उसको जब तक हम एक अच्छा उनका वार्म वेलकम नहीं करेंगे, तो जो एनर्जी वो आज हमारे को देने आए हैं वो शायद वो डिलीवर ना कर पाए उतनी। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैट बॉक्स को भर दीजिए वेलकम सर के नाम से। और मैं ओवर टू पांडे सर फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम सबको नमस्कार। आप सबका प्यार है कि ना कहने की हिम्मत ही नहीं हो पाती। जब भी राजेश जी का फोन या अतुल जी का फोन आए, वो तो ना कहने का प्रश्न ही नहीं है। और मैं एश्योर करता हूं कि जब भी आप हमें बुलाएंगे मेरी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। दो चीजें, एक तो थोड़ा सा गला खराश है तो बीच बीच में मैं खांसता रहूंगा, तो काइंडली उसको आप मुझे एक्सक्यूज करेंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि मैंने कोई अपनी तरह से आज कोई भी इनपुट मैं नहीं लाया हूं। हाँ, मेहनत थोड़ा जरूर करना पड़ा, लेकिन जो कुछ भी मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ये सारी चीजें डाटा ही है केवल, और ये सारी चीजें IRDA के एनुअल रिपोर्ट से ली गई हैं, जो कि लास्ट एनुअल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं, जैसा कि सत्यनारायण जी ने कहा कि जब क्लाइंट ने उनको अपोज किया, अडानी के नाम पे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन पैदा हुआ या संशय पैदा हुआ, तो उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ काउंटर करना पड़ा। तो हमारे इंडस्ट्री में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में जानना, सराउंडिंग जिसको बोलते हैं, और केवल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ही नहीं, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो ब्रॉडली BSFI डोमेन है। आप बैंक से भी compete करते हो, आप म्यूचुअल फंड से भी compete करते हो, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड से भी compete करते हो। तो उस पूरे इलाके में जो, उस इकोसिस्टम में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। और आज का जो सेशन है बिल्कुल इसी पे है कि आज के डेट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर से कहाँ है, क्योंकि कुछ चीजें हमें फैक्ट फिगर जानने चाहिए, कहीं कहीं बोलना पड़ सकता है, कहीं डिफेंड करना पड़ सकता है, और क्या चीजें होने जा रही हैं। तो स्टेटस रिपोर्ट तो टोटली IRDA के स्टैटिस्टिक्स से मैंने लिया है, और क्या होने जा रहा है ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो मैंने एक PPT बनाया है जिसका मैं सहारा लूंगा, और मैं उसी के थ्रू आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से शायद दिख रहा होगा, अतुल जी आप कंफर्म कर दें। थैंक यू। तो वही है, करंट स्टेटस ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड वे फॉरवर्ड, ये टॉपिक है। देखिए, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उस इंडस्ट्री की हैसियत क्या है देश के विकास में, देश के योगदान में, उसका जानना बड़ा जरूरी होता है। या फिर जब कंपैरिजन की बात आती है कि इंडिया में क्या स्थिति है, USA में क्या स्थिति है, या बगल के देशों में क्या स्थिति है, तो कहीं ना कहीं कुछ ग्लोबल स्टेज पे जो पैरामीटर्स हैं उसको जानना बड़ा जरूरी होता है। उसमें एक दो टर्मिनोलॉजी बहुत ही इनवेरिएबली यूज होती है,
और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे सीईओ लोगों को भी इस बारे में क्लियर नहीं है कि ये होता क्या है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, सभी लोग कहते हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन 4% है। मैंने सीईओ लोगों को मंच पे कहते सुना है कि इंडिया में केवल 4% लोगों का बीमा हुआ है, अभी भी 96% लोगों का बीमा नहीं हुआ है। ये टोटली गलत है, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं होता है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन किसको कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सुनने में तो यही लगता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि हम कहां तक पहुंच पाए हैं। तो जो लोग कहते हैं वो सुनने में तो सही है, लेकिन टेक्निकल जो इसका डिफिनीशन होता है ये होता है कि आपके देश के जीडीपी में आपके उस सेक्टर का क्या योगदान है। तो जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आप नीचे वाले फिगर में देखेंगे 3.2 है लाइफ में और 1% है नॉन लाइफ में। इसका ये कहने का मतलब है, दोनों मिलाकर के 4.2% है। इसका मतलब ये होता है कि भारत के जीडीपी के जनरेशन में इंश्योरेंस सेक्टर 4.2% कंट्रीब्यूट करता है। ये नहीं कहता है कि भारत के पॉपुलेशन का केवल 4.2% लोगों के पास ही बीमा है। तो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, ये 4.2% पर पॉपुलेशन का परसेंटेज नहीं है, ये देश के अर्थव्यवस्था में इंश्योरेंस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। अब आप देखें, अगर आप ग्लोबल एवरेज की बात करें तो हम 3 से ज्यादा है लाइफ में, और बहुत ही कम है हम लोग अभी भी जनरल इंश्योरेंस के मामले में। तो ये एक इंडिकेटर है कि अभी हमारे यहाँ लाइफ में तो काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जिस तरह से देश का ग्रोथ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा काम अभी बाकी है और हमें उसको करना है। अब आप उसमें देख रहे होंगे कुछ अलग अलग कंट्री का है। जैसे देखिए यूएसए और कनाडा से अगर हम तुलना करें तो इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के मामले में उनसे फार बेटर है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में अगर हम तुलना करें तो उनके यहाँ 8.7% है और हमारे यहाँ केवल 1% है। लेकिन मैं यहाँ एक कॉशियस वर्ड जरूर यूज कर दूं, अमेरिका और कनाडा में जो नॉन लाइफ में 8.7% है, ये उनके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के कारण है। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका और कनाडा में बहुत ही हेवी प्रीमियम यूज होता है और शायद वो ठीक नहीं है। जीडीपी का उनके यहाँ तो 13-14% केवल हेल्थ पे खर्च हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ वो संख्या अभी 2% के भी आसपास नहीं है। एक चीज आप देख रहे होंगे कि एडवांस एशिया पैसिफिक में जो है लाइफ में 6% है, हमसे दूना है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो देश है, ये जापान है, कोरिया है, ताइवान है, ये ऐसे देश हैं जहां क्या एजिंग पॉपुलेशन है, बूढ़े लोगों की संख्या वहां बढ़ती जा रही है और इसलिए वहां के लोग पेंशन में बहुत इन्वेस्ट करते हैं और उसके कारण ये लाइफ का ज्यादा है। पिछला मैंने सत्र अटेंड किया था दमानी साहब का, और उनकी वो बात जो थी कि रिस्क एंड रिटायरमेंट RNR, मैं परफेक्टली उससे सहमत रखता हूं। आने वाले समय में जरूर हमें रिटायरमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जस्ट टू समराइज, पेनिट्रेशन का मतलब पॉपुलेशन में कितने लोगों का बीमा होता है वो नहीं होता है, वो होता है देश की अर्थव्यवस्था में हम कितना योगदान कर रहे हैं। पॉपुलेशन इंश्योरेंस डेंसिटी जो आप बगल में देख रहे हैं, ये एक पैरामीटर है जिसको हम कह सकते हैं पर कैपिटा इंश्योरेंस प्रीमियम। देश में कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्ट हुआ एक साल के अंदर डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। बट नेचुरल है कि यहाँ हमारी स्थिति जो है बहुत ही बुरी है। इमर्जिंग EMEA, यूरोपियन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के आसपास ही हम लोग हैं। और देखिए बाकी अमेरिका और एडवांस यूरोप या एडवांस एशिया पैसिफिक कितने ज्यादा है। तो यहाँ हमारा चूंकि पॉपुलेशन बेस बहुत है, हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है, बट नेचुरल है कि अगर प्रीमियम, एब्सोल्यूट प्रीमियम में अगर हम बराबरी भी कर पा रहे हैं, हमारा मतलब डिनोमिनेटर इतना बड़ा है कि हम घट जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारा स्कोप है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो 2 पैरामीटर है बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अभी हाल के वर्षों में, पिछले में भी 10 सालों से एक और वर्ड यूज किया जा रहा है इंश्योरेंस पार्टनर्स में, और वो है प्रोटेक्शन गैप। और ये मेरा मानना है कि बहुत ही सही पैरामीटर है। हालांकि अभी भी वो स्ट्रगलिंग है, उसको कैसे डिफाइन किया जाए, बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि व्यक्ति को जितने का बीमा चाहिए, लाइफ हो नॉन लाइफ हो सब मिला जुला करके, माइनस उसके पास कितने का बीमा है, और इन दोनों का जो गैप होता है उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन गैप। जैसे मान लीजिए कि मेरी सैलरी 10 लाख रुपया सालाना है, थंब रूल के हिसाब से मेरा इंश्योरेंस लगभग 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए।
अगर मेरा लाइफ इंश्योरेंस केवल 20 लाख रुपए का है तो प्रोटेक्शन गैप 80 लाख रुपए का है। और उस पैरामीटर से अगर देखा जाए तो एक एस्टीमेट है कि इंडिया में अभी भी प्रोटेक्शन गैप लगभग 85 से 90% है। यानी जितना का हमारा बीमा होना चाहिए उसका मुश्किल से हम 10 से 15% के आसपास ही हम कवर कर पाए हैं। इसलिए इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया में अभी बीमा व्यवसाय में बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। तो और हमारा देश काफी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम देश में तेजी से बढ़ेगा हमारा लगभग पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न इंश्योरेंस का विकसित देशों के जैसा ही होगा। और उस लिहाज से ये मेरा अपना मानना है कि शायद आने वाले समय में रिटायरमेंट प्लानिंग और जो जनरल इंश्योरेंस की जो पोर्टफोलियो है आपका हाउसिंग, आपका ठीक है, उसमें कॉर्पोरेट बिजनेस भी आएगा, ये सब चीजों में बहुत ही संभावनाएं हैं। चलिए, चूंकि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हैं, मेरा यह एक कंसर्न है। पिछले 2021-22 में इंडिया में पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़, 42 करोड़। अब तो हम दुनिया के नंबर 1 कंट्री बन गए हैं। लेकिन जो बीमा बिका, इंडिविजुअल पॉलिसी की बात यहां हो रही है, केवल 291 लाख यानी लगभग 3 करोड़ बीमा बिका। ठीक है, पिछले साल से हम पॉजिटिव में हैं, लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि इस मुकाम पे कहीं ना कहीं हम एज ए कलेक्टिव इंश्योरेंस प्रोफेशनल हम अपना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे याद है LIC का खुद का जो फिगर है, हाईएस्ट फिगर, वो लगभग 2.85 के आसपास रहा है 4-5 साल पहले। तो 5 साल से LIC इस मुद्दे पे जो नंबर ऑफ लाइफ, जो एक्चुअल इंश्योरेंस के स्प्रेड को एक तरह से डिफाइन करता है, हम वहां ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ काम करने की बहुत जरूरत है। सीनियर अभिकर्ता लोगों को याद होगा 2005-6 में AK शुक्ला साहब LIC के चेयरमैन थे। उनका अपना एक ड्रीम प्रोडक्ट लाया था उन्होंने, बीमा गोल्ड। और उस साल मैं मैनेजर सेल्स हुआ करता था अहमदाबाद में। उन्होंने अपना एक टारगेट जो सेट किया था वो अचीव कर लिया था। एक पॉलिसी बीमा गोल्ड में 1 करोड़ पॉलिसियां बिकी थी। पता नहीं आज के डेट में अगर मैच्योरिटी अगर हो रहा है तो उसमें पॉलिसी होल्डर को कितना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मुझे नहीं मालूम है। बट मेरा कंसर्न है कि कहीं ना कहीं हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है एज ए नेशन, एज ए टीम। पहले LIC में केवल 3 ही टारगेट हुआ करता था, नंबर ऑफ लाइफ, सम एश्योर्ड एंड प्रीमियम इनकम। पिछले कुछ दिनों पहले मैं अपने मित्र के ऑफिस में गया था जो जूनियर थे हमारे, मैंने देखा कि 6 या 7 पैरामीटर बन गए हैं, नॉन सिंगल, ये वो करते करते कहीं ना कहीं ये फोकस डाइल्यूट हुआ। मेरा मानना है हम सबको नंबर ऑफ पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए। LIC 217 लाख पॉलिसियां किया था और प्राइवेट सेक्टर से लगभग 94 लाख पॉलिसियां आई थी। चलिए, अगर हम जरा प्रीमियम के बारे में देखें तो यहां आपके लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी में क्योंकि ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यू परहैप्स आर अटैच्ड विद LIC। बड़ी आसानी से हम कह देते हैं ना कि LIC के पास 65% शेयर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस शेयर को बाइफरकेट करोगे, जैसे ही आप रिटेल वर्सेस ग्रुप में चले जाओगे, कहानी बिल्कुल बदल जाती है। 65% शेयर LIC का जरूर है, लेकिन वो डोमिनेंस आ रहा है नॉट बिकॉज ऑफ रिटेल बिजनेस बट बिकॉज ऑफ द ग्रुप एंड पेंशन रिलेटेड जो उनका PNGS डिपार्टमेंट है, वहां से वो डोमिनेंस आ रहा है। अगर रिटेल बिजनेस में देखा जाए तो LIC का मार्केट शेयर लगभग आज के डेट में 35-36% से ज्यादा नहीं है। और आप यहां देख सकते हैं वो जो आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर प्रीमियम 2021-22 LIC का 36,649 करोड़, और उसी करस्पॉन्डिंग आप प्राइवेट सेक्टर का देखिए, उनका है 73,943 करोड़। यानी LIC से लगभग डबल प्रीमियम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का है जो कि ब्रॉडली रिटेल सेक्टर में है। तो सीधी सी बात, अगर दूना है तो आप मान के चलिए 66-65 उनके पास है और आपके पास केवल 35% है। ये एक कंसर्न है LIC पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं LIC में नहीं हूं, आज मैं बाहर हूं, तो मेरे को तो जो बाद का जो फिगर टोटल दिखाई दे रहा मेरे लिए वो बहुत ही ठीक ठाक है, उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। देखिए, सिंगल जो प्लान आ रहा है ना, उसमें बल्क जो प्रीमियम है, मैं नहीं कहता कि सारा का सारा प्रीमियम ग्रुप का है, लेकिन बल्क जो प्रीमियम है वो है आपका ग्रुप बिजनेस से, जिसमें ग्रुप ग्रेच्युटी और जो रिटायरमेंट प्लानिंग आते हैं। कुल मिलाकर देखिए तो एक अच्छी मतलब संभावना नहीं बनती है अगर देखा जाए तो न्यू बिजनेस फिगर और रिन्यूअल के फिगर में। LIC में देखिए 1,98,000 फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है
और रिन्यूअल केवल 2,29,000 करोड़ है। मुझे याद है कि जब मैं LIC ज्वाइन किया था 30 साल पहले, और जब ब्रांच में पोस्टिंग होती थी तो सीनियर अभिकर्ता लोग बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे हम लोगों को, और ज्ञान भी देते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने किसी से पूछा कि सर 25% कमीशन मिलता है इंडोमेंट 14 नंबर टेबल में फर्स्ट ईयर, तो उनका कहना था कि मनोज जी देखिए ऐसा है ना कि हमारा जो एजेंटों का जो इनकम होता है ना, वो आप फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर पर मत जाइए, ये तो हमारा खर्चे में निकल जाता है। हमारा जो एक्चुअल इनकम होता है, जो हमारी फैमिली के काम आता है, वो हमारा प्योर रिन्यूअल कमीशन होता है। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं LIC के संदर्भ में जो पुरानी बातें थी, जो अभिकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, वो ठीक रेशियो नहीं है। रिन्यूअल वर्सेस न्यू बिजनेस का अगर आप रेशियो निकालें तो ये रेशियो समय के साथ घटता जा रहा है। यानी रिन्यूअल कमीशन का इनकम, ठीक है आप लोग बहुत अच्छे तबके के और बहुत ही सीनियर और बहुत ही प्रतिष्ठित एजेंट हो, आपके केस में शायद लागू नहीं हो रहा होगा, लेकिन आम एजेंट, जो ग्रुप ऑफ एजेंट की जो ओवरऑल बात है, वहां कहीं ना कहीं थोड़ी ये चिंता की बात मुझे लगती है। क्योंकि अगर रिन्यूअल कमीशन नहीं रहेगा और वो नहीं बढ़ता रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं एजेंसी फोर्स की स्टेबिलिटी में, उसकी सस्टेनेबिलिटी में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा ये फिगर 2021-22 में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का जो प्रीमियम इनकम था वो लगभग 6,92,000 करोड़ था, यानी 693, 7 लाख याद रखिए, एक राउंड फिगर। कहीं भी आपको बोलने में अच्छा लगेगा कि भाई हमारे इंडस्ट्री लाइफ इंश्योरेंस का जो टर्नओवर है, टर्नओवर इसको हम कह सकते हैं, वो लगभग 7 लाख करोड़ है, और 2,20,000 इसमें जनरल इंश्योरेंस का भी है, जो बाद में स्लाइड में आएगा। तो यानी 9,20,000 2021-22 का था, ग्रोथ हुआ है 10% के आसपास। सेफली आप कह सकते हैं कि आपके इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है देश के GDP में, वो लगभग मतलब 10 लाख करोड़ का 10 लाख करोड़ का टर्नओवर है। ये बहुत बहुत बड़ा फिगर है। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ कि हम उस संस्थान, उस मतलब इंडस्ट्री में जुड़े हैं जिसका टर्नओवर 10 लाख करोड़ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये वही बात जो मैंने शायद पिछली बार में कह दी थी। यहां देखिए जरा फिगर, न्यू बिजनेस पर जो टोटल LIC का जो खर्चा है, न्यू बिजनेस कमीशन सीरियल नंबर 4 11,320 है, और रिन्यूअल पे देखिए 11,850 है। यानी रिन्यूअल कमीशन और फर्स्ट ईयर कमीशन और इंसेंटिव यहां देखिए बराबर हो गया है। ये कमीशन पे आउट है जो हम अभिकर्ता को देते हैं। LIC के केस में ये मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि शायद ये हेल्दी साइन नहीं है। हम पिछले 4-5 सालों में मार्केट शेयर बचाने के नाम पे LIC ने खूब सिंगल प्रीमियम पॉलिसियां बेची। शायद अभी भी प्रेशर आप लोगों को होगा, मुझे नहीं मालूम है, बट पता ना, मेरा एज ए 30 साल मेरा भी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हो गया। मेरा हमेशा मानना है कि इंश्योरेंस, खास करके लाइफ इंश्योरेंस, एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट बेचना चाहिए जो कंटिन्यूटी में हो। हम धीरे धीरे प्रीमियम भी दें और हमारा मतलब कंटिन्यूटी लंबे समय तक की। ये मेरा अपना बायसनेस है, हो सकता है मैं सही नहीं हूं, बट यस दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न कि LIC एजेंट को आज के डेट में केवल रिन्यूअल कमीशन 11,850 रुपया मिल रहा है, जबकि फर्स्ट ईयर पे ही उसके ऊपर कमीशन प्लस इंसेंटिव प्लस फॉरेन विजिट 11,320 करोड़ खर्च हो रहा है। मेरे लिए आउट मतलब क्या कहा जाए, मैं हो सकता है मैं आज के डेट में थोड़ा आउटडेटेड हूं, बट या दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये लगभग 35,000 करोड़ का कमीशन पे आउट लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मतलब LIC प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर के कर रहे हैं। ये एक डाटा देखिए, जब भी बात होती है तो ठीक है, लगभग 6,92,000 का प्रीमियम आ गया, 3 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट इनकम आता है, 10 लाख के आसपास इनकम है, उसमें से पैसे कितने चले जाते हैं बाहर। तो अगर आप LIC का देखें तो जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि डेथ क्लेम एक खतरा होता है। नहीं, डेथ क्लेम LIC जैसी संस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है। आप देख सकते हैं कि 3,53,000 करोड़ रुपए का जो आउटगो LIC का है, ये वाला कॉलम 353, उसमें से केवल 35,000 करोड़ डेथ क्लेम का है। यानी LIC का जो आउटगो होता है उसका केवल 10% है। और ये मान के चलिए कि ये ऐसा टाइम है जब हम कोरोना झेल रहे थे, या बहुत सारे डेथ क्लेम पिछले साल के इस साल में लॉन्च हुए होंगे, डिले हुआ होगा। अदरवाइज देखिए जस्ट पिछले साल का फिगर केवल 23,000 करोड़ है। तो मेरा मानना है कि जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा,
तो ये अगले साल का जो रिपोर्ट आएगा में भी ये घट के 35 से 30 या 28 के आसपास हो जाए। मेच्योरिटी मिलने में कोई बुराई नहीं है, मेच्योरिटी मिलना चाहिए, वही तो हमारा बिजनेस को। कॉज ऑफ कंसर्न जो मुझे बहुत ही डरावना फिगर है वो है सरेंडर और विड्रॉल का। मतलब आप समझिए कि डेथ क्लेम से दूना से भी अधिक पैसा LIC का सरेंडर पेमेंट में निकल जा रहा है। और सरेंडर किसी भी पैरामीटर से एक अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है। हो सकता है 10-5% केसेस में जरूरत के कारण सरेंडर किया जा रहा हो। ये रिफ्लेक्ट करता है कि शायद हम अपने कस्टमर को सही ढंग से समझा करके बीमा नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसे हमें ओन करना चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि परसेंटेज टर्म में अगर देखा जाए तो LIC के केस में लगभग अपने टोटल आउटगो का 27% सरेंडर में जा रहा है। नॉट ए गुड थिंग, बट इससे भी बुरी बात है प्राइवेट सेक्टर में। वहां ये जो परसेंटेज है वो बढ़ के 42 या 45% के आसपास हो जा रहा है, जो कि बहुत ही खराब है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं हमें इस सरेंडर विड्रॉवल जो आउटफ्लो है विदाउट एनी जेन्युइन कॉज, बारिंग में भी 5-10%, हमें इसको देखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको रोक पाए। सो सरेंडर इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। एक चीज देखिए, हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिविजुअल और रिटेल बिजनेस से जुड़े रहते हैं, हम उसी पे ध्यान देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में ग्रुप इंश्योरेंस का भी एक अपना महत्व बढ़ता जा रहा है। आज से 15-17 साल पहले नहीं था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हमने 30 साल पहले इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, उस समय LIC के डायरी मिलती थी। अब तो डायरी का स्वरूप भी बदल गया है। उस डायरी के पिछले पन्नों पर नहीं, शुरू के ही 10-12 पन्नों पे LIC के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती थी। पूरा वो बिजनेस का जो क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट नहीं, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप मिल जाता था। उस वक्त LIC के प्रीमियम इनकम का लगभग 2/3 55-60% प्रीमियम रिटेल से आता था और केवल 1/3 ग्रुप से आता था। फास्ट फॉरवर्ड 25 साल बाद उल्टा हो गया है, 65% ग्रुप से आ रहा है, केवल 35% रिटेल से आ रहा है। और यहां मैंने बस ये फिगर मैंने इसलिए डाला कि आप देखिए कि कितना क्लेम ग्रुप इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में भी आता है। पिछले साल लगभग 16 लाख, लगभग नहीं तो एग्जैक्ट फिगर है, 16,08,924 डेथ क्लेम आए थे रिटेल बिजनेस में। उसके अगेंस्ट 14,36,081, सबसे लास्ट कॉलम में बता रहा हूं, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, आए थे। यानी ग्रुप में भी एक अच्छा खासा माहौल है। और यहां एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि रिटेल तो आप करते ही करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन में, अपने नोन जहां भी फैक्ट्री हो, आउटलेट्स हो, बिजनेस, वहां आप ग्रुप इंश्योरेंस को भी बढ़ावा दें। कमीशन वगैरह वहां काफी, लेकिन अब तो खैर कमीशन का भी नियम बदल रहा है। अब तो IRDA ने कमीशन पे कैपिंग हटा ली है, तो इंश्योरेंस कंपनियां कमीशन भी बढ़ा सकती हैं शायद, तो इसको ध्यान दें। मेरा सिर्फ यहाँ मतलब ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस इज ए ग्रोइंग पोर्टफोलियो एंड यू शुड नॉट इग्नोर इट। दैट्स माय मैसेज, नथिंग मोर देन दैट। चलिए ये देखिए, ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग आपके लिए हो सकता है। LIC भर से जब 20 साल 25 साल पहले केवल 2 ही चैनल था, या तो एजेंट अभिकर्ता एडवाइजर बीमा करता था, या ग्रुप पोर्टफोलियो में LIC के ऑफिशियल्स खुद बीमा करते थे, डायरेक्ट बीमा जिसको बोलते हैं। चीजें काफी बदली हैं। उसके बाद ब्रोकिंग चैनल आया, कॉर्पोरेट एजेंसी आई, IMF आया, जनरल इंश्योरेंस में जो मोटर वाले हैं वो आ गए, माइक्रो इंश्योरेंस आया, ऑनलाइन चैनल आया, वेब एग्रीगेटर आए, अब तो ये POSP आया, अब तो सुगम आने जा रहा है, बीमा वाहक आने जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन LIC के संदर्भ में आज भी रिटेल बिजनेस में 96% बीमा आज भी इंश्योरेंस एडवाइजर करता है, जो पहला कॉलम है। बाकी बैंक केवल 3% के आसपास, एंड मतलब बाकी लोग लगभग नगण्य है। जबकि वही आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो आप पाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर के बीमा का लगभग 55% बीमा जो आ रहा है वो बैंक का इंश्योरेंस से आ रहा है। और आप में से बैठे सभी व्यक्ति इस बात से एग्री करेंगे कि शायद अगर इंडिविजुअल एजेंट को कहीं से खतरा होने जा रहा है या हो गया है तो वो है बैंक का इंश्योरेंस। आप अपना टर्फ कैसे बचा के रखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। वहां एजेंट का कंट्रीब्यूशन केवल 23% है,
डायरेक्ट सेल्स जो ऑनलाइन वगैरह होता है वो केवल दोनों मिलाकर के लगभग 14% है। अब ये जो 96% डिपेंडेंस ऑन एजेंसी फोर्स LIC का है, ये LIC के लिए इस संदर्भ में अगर देखा जाए रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, बाहर से देखा जाए तो ये शायद LIC का सबसे कमजोर कड़ी है। अब इसको बुरा आप मत मानेंगे क्योंकि मैं आउटसाइड से हिसाब से देख रहा हूं, क्योंकि आपका आउटसोर्सिंग केवल एक चैनल पे है। और अभी जो बातचीत चल रही थी, वैसे आप सबके पास घर में 3-4 एजेंसी होगा, वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे, लेकिन जो ये बात चल रही है, अगर ये आ गई कि एक अभिकर्ता 3 लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है, तो अतुल जी के पास LIC ऑलरेडी है, ये 2 और ले लेंगे, ऑफिशियली ले लेंगे। अभी वाइफ के नाम पे, घर में दूसरे लोगों के नाम पे होगा, LIC की क्या स्थिति होगी? तो रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा खतरा। ये जो LIC ने जो अपने जो IPO ला रहे थे ना, अगर आप उसका रेड जो क्या DRP बोलते हैं ना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें LIC ने ये खुद माना है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एजेंसी इज ए रिस्क प्रोपोजिशन फॉर LIC। एनीवे, हमें यहाँ कुछ कमेंट नहीं करना है। LIC को शायद इसमें थोड़ा सा अपना बदलाव करना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हुए। ओवरऑल आप देखिए, अभी भी 55% कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल एजेंट्स का होता है, नेक्स्ट हाईएस्ट इज बैंक का इंश्योरेंस। तो दैट इज द शिफ्टिंग। अब आपको देखना है कि आप अपना टर्फ, आप ऐसी क्या सेवा दे रहे हो कि आपका कस्टमर बैंक से बीमा न ले। ये चलिए छोटा सा जस्ट फॉर गुड रीजन कि कितने एजेंट है आज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। 24 लाख, आज मतलब मार्च 2022 का फिगर है ये, 24,42,609 भी करता थे। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो महिलाओं का यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है LIC में 25% है, प्राइवेट वालों में ज्यादा है, 32% है। यहाँ एक मेरा सजेशन जरूर है, खास करके वैसे सीनियर अभिकर्ता जो आप लोग IMF में है या ब्रोकिंग में है, कि जमाना बदला है। पिछले 3 सालों में IT के इंटरवेंशन से ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम घर में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, उनको एजेंट बना करके उनको हम एजेंसी फोर्स में ला सकते हैं। संभव है आज की, मतलब इंडिया में बैठे आप अमेरिका में बीमा कर सकते हैं, तो हमारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, जो 4 घंटा घर में बाकी कामों के बाद भी स्पेयर कर सकती हैं, अगर वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, उन पे प्लीज ध्यान दिया जाए। महिला हमेशा अभिकर्ता जो होती हैं, हमेशा वो दिल वाली होती हैं, मतलब इमोशनल कनेक्ट उनका ज्यादा होता है। और यहाँ एक स्कोप है, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी मुझे मालूम है दे आर डूइंग वेरी वेल। मैक्स लाइफ इस मामले में सबसे अच्छा है, उनके यहाँ महिला अभिकर्ताओं का परसेंटेज शायद 42% के आसपास है। ये देखिए, ये इसको भी आप देखिए, ये क्या बोलते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना कि जमीन नीचे का जो सेटअप है बदल रहा है। अगर 25 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो धीरे धीरे ये जो POSP आया है ना, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, इसकी संख्या भी बढ़ के आज 14.5 लाख हो गई है। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं, अगर इसको 15 मान लें, तो लगभग 40 लाख इंडिविजुअल लोग इंश्योरेंस सेल्स में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, POSP का एक अलग मॉडल है, वहां हर तरह की पॉलिसियां नहीं बेची जा सकती, टेक ड्रिवन, टेक इनेबल्ड पॉलिसियां ही बेची जा सकती हैं। लेकिन ये बात आप मान के चलिए, मेरे लास्ट स्लाइड में आएगा कि सरकार के लिए आपकी और बड़े अभिकर्ताओं की चिंता नहीं है। उनकी चिंता है कि गांव, घर, रूरल बेल्ट में, देश के हर कोने में बीमा व्यवसाय या बीमा का लाभ कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और वहां ये टेक्नोलॉजी, ये छोटी पॉलिसियां, सिंपल पॉलिसियां, जिसको प्री अंडर रिटन भी कहते हैं, कि जहां कोई अंडर राइटिंग नहीं होगी, 2 ही लाख का बीमा है, लेकिन बहुत लोगों के पास तो 1 लाख का भी बीमा नहीं है। तो ये धीरे धीरे गढ़ बना रहा है। और देखिए आज के डेट में लगभग 15 लाख लोग POSP चैनल से जुड़े हैं। ये उस 25 के अलावे हैं, 40 लाख लोग जुड़े हैं। तो ये एक अच्छी चीज हो रही है फ्रॉम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब गांव में जाने के लिहाज से। एक ये अच्छी खबर है जो मैं बहुत शेयर करना चाहता था। जनरली हम लोग मानते हैं कि हमारे घर में महिलाओं का बीमा नहीं होता है, एक परसेप्शन है लेडी का, हाउसवाइफ का, हम लोग, लेकिन ये परसेप्शन गलत है। हमारे इंडिया, पहला फिगर देखिए जो ऊपर वाले में 34.7, 100 पॉलिसी अगर बिक रही है इंडिया में, तो उसमें लगभग 35% पॉलिसियां
हमारे महिलाओं के लाइफ के ऊपर बिकती है। अब यहाँ दो कैटेगरी है। कुछ स्टेट्स है जहां की महिलाओं की बीमा ज्यादा बिकती है। कर्नाटका सबसे ज्यादा 45%, 55% मेल, 45% फीमेल। दुर्भाग्य है कि यहाँ दिल्ली नहीं दिख रहा है। तो आप में से बहुत लोग दिल्ली के आसपास का है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में महिलाओं के बीमा को बढ़ावा देने की जरूरत है। और राइट हैंड साइड में ये 5-6 स्टेट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा है। यानी जम्मू कश्मीर में लगभग केवल 1 आउट ऑफ 4, 26% पॉलिसियां ही, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां इंडिविजुअल महिलाओं को दी जा रही। यहाँ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। यूपी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग गाजियाबाद, हम लोग नोएडा में है। यूपी में भी स्थिति नेशनल एवरेज से कम है। जस्ट एक अच्छा डाटा मुझे लगा, यानी महिलाएं भी हमारे क्षेत्र में मतलब महिलाओं का भी बीमा हो रहा है। चलिए जस्ट एक फिगर आपको बताने के लिए, क्योंकि जब भी आप कस्टमर से मिलने जाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितनी मजबूत है। तो केवल आप लास्ट नीचे वाला फिगर देखिए। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, हमारी मजबूती कितनी है, वो फिगर है 54,36,727 करोड़, लगभग 55 लाख करोड़। 55 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने इस देश में कर रखा है। हमारे और आपके पैसे को चैनलाइज करके देश, और इसमें से लगभग 80% पैसा आप मान के चलिए कि देश के बेसिक उत्थान में गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है। तो ये आप जरूर फिगर रखिएगा। वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ ये है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का 49 आउट ऑफ 54। आप देख रहे हैं ना, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का खुद का लगभग 50 लाख करोड़ है। वर्ड ऑफ कॉशन, खतरा कहां से आ रहा है? खतरा आ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। आज से 7-8 साल पहले म्यूचुअल फंड का जो AUM था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 5 लाख 7 लाख करोड़ के आसपास था। मे भी 10 साल पहले मान के चलिए। पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड ने जो ग्रोथ दिखाया है वो अनपैरेलल है। और मेरा यह मानना है कि सबसे ज्यादा जो खतरा आया है वो आया है आपको म्यूचुअल फंड से, क्योंकि लोग सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। आज के डेट में म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 41 या 42 लाख करोड़ का है। और मेरा मानना है कि अगले 2-3 सालों में शायद म्यूचुअल फंड लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को क्रॉस कर जाएगा, जो कि थोड़ा खतरे की घंटी है। मैं अभी टाइम देखा, बाप रे बाप, बहुत फटाफट बीत रहा है। चलिए अब मैं जरा तेजी से जाता हूं। अगर आ जाइए तो हाँ ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमने खत्म कर ली। अब जनरल पे आ जाइए। जैसा कि मैंने कहा था कि जनरल का जो पोर्टफोलियो है वो लगभग, ये कॉलम देखिए, 2,20,000 करोड़ का है। प्राइवेट, अब यहां देखिए कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस ज्यादा है। 75,000 करोड़ प्रीमियम ला रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो 4-5 हैं, 4 ही हैं बल्कि, और प्राइवेट सेक्टर उनसे ज्यादा, 75 के बदले में 1,09,000। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां, हेल्थ इंश्योरेंस शाही स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ये जो स्टार हेल्थ और ये जो है केयर वाले, इनका 20,000। स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस में वो जो क्रॉप इंश्योरेंस है, वो जो ECG है, क्या एक्सपोर्ट गारंटी कॉर्पोरेशन है, उनका है, कुल मिलाकर के 2,20,000। तो उधर लगभग 7 लाख, इधर लगभग 2 लाख, यानी 10 लाख का जो मैंने फिगर बताया था वो ये है। चलिए यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ थोड़ा देखने वाली बात है कि जनरल इंश्योरेंस में हमारा जो प्रीमियम का जो इनफ्लो है 2,20,000 करोड़ का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो 21,000 करोड़ लगभग फायर, मरीन 4,000, मोटर 70,000, हेल्थ 80,000 करोड़, बाकी 44,000 करोड़। लर्निंग की बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस पिछले 5-7 सालों में काफी डोमिनेंट होकर के आया है। पहले लगभग 60% प्रीमियम केवल मोटर से आता था, और वो घट करके मुझे लगता है कि अब 33-34% पे हो गया है, और 36-37% हेल्थ का है, और हेल्थ काफी तेजी से बढ़ रहा है। रिटेल बिजनेस में हमारे लिए मोटर और हेल्थ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन हेल्थ का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये देखिए फिगर हेल्थ का है, 2017-18 में 37,000 करोड़ था, जो बढ़ करके 2021-22 में 73,000 करोड़ हो गया है। और जहां तक मुझे मालूम है इस बार शायद 83 या 84,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो हेल्थ इज द प्रॉमिसिंग फील्ड, और इसमें हर व्यक्ति का नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब हम आ जाते हैं इनकम क्लेम रेशियो। मेरा सिंपली ये कहना है, पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड मेरा अपना कंसर्न है कि कहीं ना कहीं
इंश्योरेंस कंपनियों को मैं ब्लेम कर रहा हूं कि ये हम रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जो ग्रुप वाले होते हैं उनको बड़े अच्छे से सेवा देते हैं। अब आप देखिए, जबकि परफॉर्मेंस वाइज रिटेल ब्लॉक जो होता है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अब ये इनकम क्लेम रेशियो का मतलब होता है कि प्रीमियम कितना आया और हमने कितने उस पर खर्च कर दिए। अब देखिए कितना हालत बुरा है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस का। 100 रुपया प्रीमियम लाते हैं तो उस पर 126 रुपया ये लोग खर्च कर देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम देने में। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ जो जनरल और प्राइवेट मिला, जनरल और हेल्थ मिला के हैं, बजाज एलियांज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसी कंपनियां, उनकी स्थिति है कि 100 रुपया कमाते हैं और 105 रुपया खर्च कर देते हैं। ये इसलिए करते हैं कि इनको अपने बीमा के लिए फायर पॉलिसी और मरीन पॉलिसी लेने के लिए इन्हें जबरदस्ती इनका क्लाइंट ग्रुप थमा देता है और ये ले लेते हैं। वहीं देखिए, जैसे ही हम नीचे आते हैं स्टैंड हेलोन जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, उनका इनकम क्लेम रेशियो 100 रुपया कमाते हैं और 81 रुपया खर्च करते हैं, यानी उनकी स्थिति फार बेटर है। लेकिन मेरी अपनी खुद की शिकायत है, क्योंकि मैं दोनों साइड में हूं, मेरे पास अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी भी है और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्रुप हेल्थ में भी कवर्ड हूं। मुझे हमेशा इस बात की शिकायत रहती है, लगता है कि कहीं ना कहीं हम रिटेल वालों को थोड़ा इंश्योरेंस कंपनियां रॉ ट्रीटमेंट देती हैं, प्रीमियम हमसे ज्यादा लेती हैं और सर्विसिंग उनको ज्यादा मिलता है। उनके लिए डे 1 से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेव रहता है, जबकि हमारे लिए 4 साल का कैपिंग होता है और प्रीमियम हमसे उनसे अगर इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो दुगना तक ले लिया जाता है। चलिए, एक बात देखिएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में भारत सरकार जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो फार बेटर काम कर रहे हैं। आप बीच वाला कॉलम देखिए, नंबर ऑफ लाइफ वाला 21-22 वाला, इंडिया में 52 करोड़ लोगों के पास किसी न किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है। उसमें से केवल 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिविजुअल पॉलिसी ले रखी है। 16 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनको उनके एम्प्लॉयर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है। और देखिए, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सरकारी तंत्र का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। 30 करोड़ लोगों का बीमा या बीमा जैसी सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया की गई है। इसमें सबसे आगे आपका होगा आयुष्मान भारत योजना, जो केंद्रीय सरकार की योजना है, जिसमें 5 लाख का फैमिली फ्लोटर होता है। अब आप यही देखिए, वो जो मैं कह रहा था ना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वाली बात की, लोग कहते हैं कि इंडिया में केवल 5% लोगों का बीमा हुआ है। नहीं हुआ है। इंडिया में 144 करोड़ की पॉपुलेशन में 52 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे जैसे भी हो। यानी लगभग ये 33% तो लोग कवर्ड है ना इसमें। इसलिए पेनिट्रेशन का मतलब कभी परसेंटेज पॉपुलेशन से मत लीजिएगा, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो ये बहुत अच्छी बात है और भारत सरकार इसमें और काम करने जा रही है। नीति आयोग के खुद के डॉक्यूमेंट में एक वर्ड यूज हुआ, मिसिंग मिडिल। जो नीचे तबके वाले हैं 30 करोड़, उनको तो सरकार ने दे दिया। ये जो 2 लोग हैं 16 और 5 21, इनको या तो खुद ले लिए या इनके एम्प्लॉयर ने दे दिए। बीच के जो लोग हैं उनका भगवान भरोसे सॉरी, उनका क्या होगा? ना छोटे हैं ना बड़े, बड़े मुश्किल में पड़े। बहुत बड़ा अच्छा गाना था जब हम लोग बच्चे थे, राकेश बेदी हीरो थे उसमें। यही हालत है। गरीबों का केयर, जो बहुत ही गरीब है उनको तो सरकार देख ले रहा है, जो खुद अपने लायक है वो खुद देख ले रहे हैं, बीच के लोग गायब। बहुत बड़ा प्रपोजल है कि मिसिंग मिडिल को भी सब्सिडाइज रेट पे, उनको फ्री में नहीं दिया जाएगा, उनसे कुछ प्रीमियम लिया जाएगा, लेकिन उनको भी आयुष्मान भारत के कवरेज में लाया जाए। अगर वो आते हैं, बहुत सारा ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि आपके कस्टमर बेस में जो नीचे के लोग हैं उस पर खिसक जाएंगे, शायद फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगा। एक जो क्वेश्चन मार्क है वो खास करके जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में कि इनकी सस्टेनेबिलिटी का मतलब है ये कहां जा रहे हैं। भाई कोई भी है तो धंधे में प्रॉफिट लॉस की बात होती है। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेफ्ट हैंड वाला जो डाटा है आप देख रहे हैं, आप देखिए 21-22 में पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को अंडरराइटिंग में 20,000 करोड़ का लॉस हुआ। अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि आप कितना प्रीमियम लेते हो, कितना कमीशन देते हो, खर्चा वर्चा मिला करके पैसा बचेगा तब ना आप बिल्डअप करोगे। लॉस में जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी एज ए होल, उसमें 4-5 कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस एज ए होल दे आर एट ए लॉस ऑफ 8,000 करोड़, 8,158।
स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस ये भी लॉस में है एज ए ग्रुप। और कुल मिलाकर के जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है हमारी देश में वो 21-22 में 32,000 करोड़ के लॉस में थी। अब आप बताइए कब तक चलेगा ये, और ये क्यों चल रहा है? उसका जवाब है आपके राइट हैंड वाले डाटा में। ये इसलिए चल रहा है कि कहीं ना कहीं बाप दादा का, जो बोलते हैं ना देहाती भाषा में, बाप दादा ने एक मतलब क्या कहे, एक महल बना के चले गए, उस महल के रेंटल इनकम से हम जी रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम से जो उनका मतलब इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रहा है उसके द्वारा वो अभी चल रहे। फिर भी देखिए पब्लिक सेक्टर में गैप है, 20,000 करोड़ का लॉस हुआ, 14,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से आया, जो कि उनका कोई योगदान नहीं है बिजनेस से, फिर भी 6,000 करोड़ के आसपास लॉस रहा। 8,000 करोड़ लॉस रहा प्राइवेट का, वहां भी उनको 14 के आसपास इन्वेस्टमेंट से आया। कुल मिलाकर के आप देखिए, अगर देख लीजिए इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आया वो 32,000 करोड़ था, लॉस जो हुआ 31,000 करोड़ था। यानी इन्वेस्टमेंट के बदौलत जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने लगभग 1,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। क्या ये चल सकता है? शायद नहीं चल सकता है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, जो कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना। मेरा कंसर्न ये है कि ये स्थिति ठीक नहीं है। चलिए प्राइवेट से जनरल इंश्योरेंस में आप देख लीजिए, पब्लिक सेक्टर वहां भी इंडिविजुअल एजेंट का, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस है वहां हेल्थ वाले नहीं है, साही नहीं है, केवल 15% कंट्रीब्यूशन है, जबकि सरकारी तंत्र में 36% है। आप देखिए ब्रोकर का डोमिनेंस देखिए बढ़ता जा रहा है। ब्रोकर पहले था ही नहीं इंडिया में, लेकिन आज के डेट में पब्लिक सेक्टर में वो 30% बिजनेस दे रहे हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में वो 41% दे रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में खास करके जनरल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में एजेंट का जो ब्रोकिंग का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ के 60-62% तक भी जा सकता है। तो बिग अच्छा है, राजेश जी ने अपना ब्रोकिंग कंपनी खोल लिया है, और भी लोग होंगे ब्रोकिंग कंपनी वाले। चलिए एक शायद ये लास्ट स्लाइड होगा, सेकेंड लास्ट स्लाइड होगा इस तरह का, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये देखिए छोटी छोटी बीमा भी कितना काम करती है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो सरकार के द्वारा मतलब प्रायोजित है, कितना बिकता है। पिछले साल 55 करोड़ लोगों ने पीए पॉलिसी लिया, वो लगभग 16-17 करोड़ लोगों ने IRCTC, वो जो रेलवे टिकट के साथ होता है 2 दिन 1 दिन का, जो 10 लाख की पॉलिसी, वो लिया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना में हर रुपए कार्ड के साथ 30,000 का इंश्योरेंस है पीए, 17 करोड़ लोगों ने ले रखा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो हर बैंक अकाउंट के साथ लिया जा सकता है 2 लाख रुपया, केवल 20 रुपए में, वो लगभग 22 करोड़ लोगों ने लिया। देखिए अच्छी बात है, 56 करोड़ लोगों ने सरकार के द्वारा पुश किया हुआ स्कीम में भागीदारी की, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये सब डाटा जो था मेरा खत्म हो गया। मुझे जो लगता है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि सरकार और रेगुलेटर क्या सोच रही है, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है, और अच्छी बात है, सरकार का ही डिसीजन है कि 2047 अमृतकाल के खत्म होने तक सबके पास बीमा होना चाहिए। हमें इस बात के लिए सैल्यूट करना चाहिए। ये सरकार है भी बहुत, कुछ मामले में बहुत अच्छी इफिशिएंसी है, जो काम सोचती है करा देती है। दे आर वेरी कंसस, सेविंग वोरिंग छोड़िए, इसीलिए वो सब टैक्स रिबेट हट रहा है। उनका है कि हर लोगों के पास रिस्क और प्रोटेक्शन पहुंचे, घर का बीमा हो, गाड़ी का बीमा हो, भैंस का बीमा हो, गाय का बीमा हो, लोगों के लाइफ का बीमा हो। सेविंग उनके क्राइटेरिया में नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, कि ये भी मानते हैं कि बीच में इंटरमीडियरी का, एजेंट का, एडवाइजर का, ब्रोकर का कोई खास रोल नहीं है। ऐसा माहौल बनाओ कि लोग खुद अपने चॉइस से सिंपल और सस्ती पॉलिसी डायरेक्टली इंश्योरेंस से खरीद ले। डिस इंटरमीडिएशन वर्ड जो है, आप देखें हर जगह यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरमीडियरी को हटाओ ताकि कुछ पैसा बचे, ताकि वो पास ऑन किया जाए। कितना सही कितना गलत, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। जस्ट ए मिनट, मैंने गलत कर दिया। गवर्नमेंट इज कीन टू एक्सटेंड यूनिवर्सल कवरेज, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। आयुष्मान भारत में आज 30 करोड़ लोगों को फ्री में अगर इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, वो फ्री उनके लिए है। पैसा तो मेरा भी एज ए टैक्स पेयर लग रहा है, फिर भी मैं खुश हूं कि मेरे पैसे से किसी का भला हो रहा है। मिसिंग मिडिल इन हेल्थ मैंने ऑलरेडी बता दिया, और कैटल इंश्योरेंस इज ऑन कार्ड। अभी मैं बिहार में अपने गांव गया था, हमारे गाय के भी कान में वो जो आइडेंटिटी टैग लग चुका है, और आधार कार्ड से, मेरे चाचा जी के आधार कार्ड से उसको टैग किया गया है।
यानी ग्राउंड वर्क हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि शायद अगले चुनाव के पहले गायों का, खास करके जो दुधारू गाय भैंस होगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उनका फ्री इंश्योरेंस कवर दिया जाए। टेक्नोलॉजी का उपयोग का थ्रस्ट बहुत है और बिना टेक्नोलॉजी के सब चीजें हो भी नहीं सकती हैं और टेक्नोलॉजी को हमें अवॉइड भी नहीं कर सकते, इसलिए ये होगा। दे आर बिलीविंग इन सिंपल एंड बंडल प्रोडक्ट। कंपोजिट इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है कि LIC भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी बेच पाएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मानना है उनका कि भैया एक आदमी के लिए आप 6 पॉलिसी मत दो, हेल्थ का अलग, लाइफ का अलग, होम का अलग। नो, यू गिव वन पॉलिसी विच विल हैव ऑल दैट बेनिफिट। इसको बंडल प्रोडक्ट बोलते हैं। एक ही पॉलिसी रहेगा जिसमें 2 लाख का लाइफ, 2 लाख का हेल्थ, 1 लाख का घर का बीमा, कार्ड का बीमा, कैटल है तो उसका बीमा, ये होगा। इस पे काम चल रहा है। विलिंग टू प्रमोट ए स्मॉल स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी। इन सब चीजों को लाने के लिए दे आर रेडी कि भैया हमको 100 करोड़ का कंपनी नहीं चाहिए, 50 करोड़ का भी हम कंपनी खोलने को तैयार है, जो किसी खास रीजन में, किसी खास लाइन ऑफ बिजनेस में ही काम करें। केवल मोटर में काम करेंगे, केवल कैटल में करेंगे, केवल बिहार में करेंगे। इस तरह के भी पॉल्स कंपनियों को ऑलरेडी ये प्रपोजल जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और ऐसी चीजें हो सकती हैं। जो कुछ जो रेसेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, प्रपोजल ऑफ कंपोजिट लाइसेंस मैंने आपको बता दिया। दे आर रेडी टू रिड्यूस, बता दिया मैंने कि 100 करोड़ रुपया नहीं चाहिए इंश्योरेंस कंपनी लाने के लिए, आप 20 करोड़ में भी इंश्योरेंस कंपनी खुल सकती है। टेक बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप लाइक बीमा सुगम एंड बीमा वाहक। बीमा सुगम अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ये लोग ONDC, पता ना आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, आज मैंने देखा भी अभी थोड़ी देर पहले, इस लेक्चर के पहले, ओपन नेटवर्क फॉर डायरेक्ट कॉमर्स। ये सरकार एक प्लेटफॉर्म बना रही है जहां की सप्लायर और बायर दोनों मिलेंगे। और वो जो मैंने न्यूज देखा उसमें ये लिखा हुआ था कि ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ जो रेस्टोरेंट हैं वो खाना दे रहे हैं और लगभग 30 से 35% वो खाना सस्ता हो रहा है कंपेयर टू क्या है, स्विगी एंड जोमेटो। क्योंकि वहां सरकार जो प्लेटफॉर्म होगा वो केवल 1 से 2% कमीशन लेगा, डिलीवरी चार्जेस कस्टमर को डायरेक्टली देना है। तो ये जो बीच में प्लेटफॉर्म वाले जो 20% 25% कमा ले रहे थे वो सब बंद हो जाएगा और ये सबके लिए हो रहा है, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट है। वहां बीमा भी बिकने की बात है, तो बीमा सुगम भी ONDC टाइप ही होगा। बीमा वाहक का मतलब हो गया कि हर गांव में एक आदमी डेडिकेटेड आदमी रहेगा। बीमा विस्तार, वही जो मैंने कहा था ना, बंडल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट में हर तरह की पॉलिसी, सिंपल, टेक ड्रिवेन, ऑनलाइन, गांव-गांव के लिए। ऑलरेडी इस साल के बजट में 6500 करोड़ रुपया सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंप्यूटराइजेशन के लिए दिया है। पैक्स होता है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह के छोटी छोटी जो सोसाइटीज होती हैं कोऑपरेटिव, दे रखा है अगले 3 साल में 6500 करोड़। और जब इनका कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा तो इनको कॉमन सर्विस सेंटर से लिंक करने की बात है। इनको भी कॉमन सर्विस सेंटर बना देंगे और वहां से गांव में छोटे छोटे बीमा भी बिकेंगे। अब ये सब सरकार का अपना तरीका है और गलत नहीं है। वेल सेड एंड डन। अगर आप देखेंगे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आई, अगर आप इसी एनुअल रिपोर्ट में देखें तो उनके टायर 3-4 में सिटी में ऑफिसेस तक नहीं खुले हैं। किस बात का भाई? पेनिट्रेशन। चलिए, ग्रांटिंग लाइसेंस टू न्यू इंश्योरेंस कंपनी, ऑलरेडी 3 आ चुकी, 2 लाइफ में ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है। और देखिए किसको मिला है, सरकार को बड़ी बड़ी पॉलिसियों से मतलब नहीं, उनको छोटे छोटे पॉलिसियों से मतलब है। एको को इंश्योरेंस को दिया है। एको इंश्योरेंस आपको मालूम है हेल्थ जनरल में ऑलरेडी है, मोटर खास करके बेचते हैं वो लोग, और उनको एजेंटों से दिक्कत है। उनका एडवर्टीजमेंट जो आता था काफी उस पर मतलब हल्ला गुल्ला भी हुआ था। लिटरली वो एक तरह से एजेंट को हटाओ अभियान चला रहे थे। उनको मिला है। ये लोग छोटी छोटी पॉलिसियां बेचेंगे कंप्यूटर बेस्ड। दूसरा जो कंपनी जिसको मिला उसको, उसका नाम है क्रेडिट एसेस, मुझे भी नहीं मालूम था। दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन साउथ, बेंगलोर बेस्ड है। 16,000 करोड़ उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। वो भी छोटी छोटी पॉलिसियां अपने लोनी को ही देंगे। विड्रॉल ऑफ कमीशन आपको आ ही गया, जो कैपिंग था सरकार मतलब IRDA ने हटा लिया। वो बोल रहे हैं भाई आप जानो, आपका काम जाने। टोटल खर्चा आपका 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये भी एक उथल पुथल होगी, पता ना क्या इसका रिपरकशन होगा, ये भी देखना होगा। और सरकार बहुत ही ढंग से कोशिश कर रही है कि एक्सपेरिमेंटेशन हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सपेरिमेंटेशन हो। सैंड बॉक्स का मतलब होता है आइए एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक ठाक हुआ तो प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। मेरा आप लोगों का सुझाव है
कॉन्फ्लिक्ट बैंक का इंश्योरेंस वर्सेज यू पीपुल हमेशा रहेगा, आने वाले समय में और बढ़ने की बात है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पुराना डार्विन का थ्योरी है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, जो समय के साथ अपने आप को ढाल लेता है वही सर्वाइव करता है। रिस्क एंड रिटायरमेंट बहुत ही की डोमिनेंट डोमेन है, और रेफरेंस दमानी जी का जो लेक्चर हुआ था, अगर मैं नाम सही पढ़ रहा हूं, मैंने पूरा उनका सुना था। यू मस्ट बिकम ए सुपर फाइनेंशियल एडवाइजर, नॉट जस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर। जमाना लद गया, वो बहुत दिक्कत होगी। आपको भी टेक्नोलॉजी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं सीखोगे आपका कस्टमर आपसे आगे रहेगा, मिसमैच हो जाएगा। कोई भी आदमी अपने कंपैटिबिलिटी को खोजता है। आपका यंग कस्टमर हर चीज कंप्यूटर पे करेगा, लैपटॉप पे करेगा, मोबाइल पे करेगा, आप बोलोगे नहीं नहीं जी हमको कागज बता दो, नाम लिखूंगा, नहीं चलेगा। आप लोग करते हो मालूम है, लेकिन और करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते तो अपने स्टाफ को ट्रेन करो। एंड ऑफ कोर्स सब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट नॉलेज, नॉट ओनली ऑफ इंश्योरेंस बट फॉर द इंटायर डोमेन इज रिक्वायर्ड। एंड दैट इज माय लास्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच। टाइम मैंने शायद एक्सीड नहीं किया, बाद में मुझे, हाँ ठीक 9 बजे मैंने खत्म कर दिया। अब मैं इसको स्टॉप करता हूं। आई विल बी हैप्पी टू हैव फ्यू क्वेश्चन अगर है तो, अदरवाइज थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया आपने जो सेशन लिया है आज का। बहुत जबरदस्त नॉलेज दी है, इनटेक नॉलेज दी है। और डिजिटल हैंड में 2 हैंड रुके बोले। और मुझे लगता है अतुल भैया, अगर पांडे सर के पास समय हो तो 10 मिनट एक्सटेंड कर देना चाहिए सेशन को, एंड 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर ले लेने चाहिए। मेरे पास टाइम है, मुझे तो 10 बजे बिमटेक पहुंचना है, तो बगल में है। हाँ जी ठीक है सर, लीजिए क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम राघव से लेंगे, क्योंकि राघव पांडे सर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट रहा है। तो राघव का जो क्वेश्चन है, राघव अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए प्लीज। राघव के क्वेश्चन से मुझे भी डर लगेगा, तो मुझे से ज्यादा जानकार हो गया होगा। राघव अनम्यूट करिए, राघव अनम्यूट करना पड़ेगा आपको यार। राघव अनम्यूट नहीं हो पा रहा, उसको अनम्यूट करो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज को IRDA ने टारगेट्स दिए हैं कि हर इंश्योरेंस कंपनी को इतना प्रीमियम अचीव करना है, क्या उससे सर कुछ मिस सेलिंग मार्केट में आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या? पहली बात तो ये कि मैं पर्सनली कोई रेगुलेटर किसी इंश्योरेंस कंपनी को टारगेट दे, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ये उनका काम नहीं है कि आप कंपनी, क्योंकि प्रीमियम इनकम बढ़ाने के लिए उसके लिए रिसोर्सेज भी लाने पड़ेंगे, उसके लिए खर्च भी करना पड़ेगा। तो चाहे वो जो भी टारगेट दे दे, इंश्योरेंस कंपनी अपने मन से काम करेगी। लेकिन हाँ, उसका एक अच्छा इफेक्ट ये है कि कम से कम एक मोरल प्रेशर आएगा कि आप जो काम नहीं कर रहे हो ठीक से, या उतने ढंग से नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैंने खुद ही अपनी नाराजगी जाहिर की कि आज के डेट में अगर आप डाटा देख लें तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे वो लाइफ की हो या जनरल की हो, उनके 60 to 70% जो ऑफिसेज है वो मेट्रो सिटी में ही कन्फाइंड है। केवल वो मलाई खा रहे हैं, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। गांव देहात जहां जिसके लिए शायद इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन अप किया गया कि गांव तक बीमा का प्रचार प्रसार हो, वो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रेशर कहीं ना कहीं थोड़ा सा। लेकिन रही बात मिस सेलिंग की, तो मिस सेलिंग तो थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन मिस सेलिंग एक अलग चीज मैं मानता हूं। जब IRDA का प्रेशर नहीं था तो क्या मिस सेलिंग नहीं हो रहा था? मिस सेलिंग करना ना करना एक अभिकर्ता, एक मैनेजमेंट के अपने, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत राघव बिल्कुल असर पड़ेगा। जब भी आप जबरदस्ती करते हो तो चीजें तो बिगड़ती हैं, वो चाहे घर का माहौल हो, चाहे कंपनी का हो या सोसाइटी का हो, जबरदस्ती। लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद IRDA को इस तरह का टारगेट नहीं देना चाहिए, और टारगेट कुछ हो भी नहीं रहा। टारगेट देने के बाद मुझे मालूम है कि कोई कंपनी उस तरह का टारगेट अचीव कर ही नहीं सकती है, तो थोड़ा सा शायद वो ओवरबोर्ड चले गए, जो उनको शायद नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। कुलदीप बोलिए, सर को अनम्यूट किया जाए। कुलदीप बोले। हाँ यस सर। साहब आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज आप हमारे सामने शेयर की है। सर मेरा एक मानना है कि अभी आपने जो कहा कि 96% बिजनेस से LIC से आ रहा है, और अगर एजेंसी को जो भी कैडर हमारा है एक लाइफ का, अगर इसको ओपन किया जाएगा तो LIC को नुकसान होगा। जबकि हमारा प्रेजम्पशन ये है कि अगर इसको ओपन किया गया तो सबसे ज्यादा गेन जो होगा वो सिर्फ LIC को होगा। उसके पीछे हमारा सोचना ये है
कि LIC का एजेंट अगर किसी और इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी लेगा तो हो सकता है वो टाटा ले, बजाज ले या किसी और की ले, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जो 9,60,000 एजेंट अभी वर्किंग कर रहे हैं वो 100% एक एजेंसी जरूर LIC की लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि LIC को लगभग 10 लाख एजेंट, नए ट्रेंड एजेंट जो LIC से ज्यादा ट्रेंड वो मिलने वाले हैं। तो LIC का बिजनेस तो बढ़ना है सर। नहीं देखिए, जब मैंने उस मामले में कहा, मैं नंबर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आज के डेट में अगर इसको ओपन अप किया गया तो आपका बिल्कुल बात सही है कि अगर 9 लाख नहीं तो 5-6 लाख तो लोग तुरंत LIC की एजेंसी लेंगे। इसमें क्या, मेरा जो बात था रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से था। कोई भी व्यक्ति हो उसको किसी एक चैनल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे जो टिकट साइज है LIC की पॉलिसी का, टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय, रिटेल की मैं बात कर रहा हूं, टोटल प्रीमियम डिवाइडेड नंबर ऑफ पॉलिसी, LIC के पॉलिसी का टिकट साइज का कम से कम 3 गुना साइज होता है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का। LIC कितने सरकारी बैंकों में मतलब बिगर शेयर होल्डर है, उनके लोग बोर्ड पे बैठे हुए हैं, फिर भी वो भी बैंक LIC की पॉलिसियां नहीं बेचती हैं। एक्सिस बैंक जो पहले UTI बैंक था उसमें LIC प्रमोटर है, आज के डेट में सबसे ज्यादा शेयर है, फिर भी वो बीमा करता है मैक्स लाइफ के साथ। तो मेरा कंसर्न सिर्फ ये था कि चाहे कोई भी हो, एक चैनल के ऊपर ओवर डिपेंडेंस इज नॉट गुड। आप आने दीजिए और एजेंट को रिक्रूट कीजिए, लेकिन आप बाकी भी क्षेत्रों पे ध्यान दीजिए। LIC अभी उस पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, कारण क्या है मुझे नहीं मालूम। बैंक का इंश्योरेंस में भी LIC का 10-12% आना चाहिए, आपका डायरेक्ट सेल्स भी बढ़ना चाहिए। आज के डेट में हालत है कि LIC पिछड़ी साबित हो जा रही है। टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए सबसे पहले युवा अपग्रेड आता है और आपका प्रीमियम सबसे ज्यादा महंगा है। अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि 30 साल का लड़का या 25 साल का लड़का अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खोज रहा है तो LIC का प्रीमियम 17,000 है, बाकी का 13,000 है, 12,000 है, वो क्यों लेगा? मेरी बेटी ने नहीं लिया था, एक बड़ी बेटी ने। तो ये सब जो चीज है, क्योंकि आप उस कस्टमर को लूज कर जा रहे हो, वही कस्टमर बाद में आपको बाकी पॉलिसियां भी देने वाला था। तो मैं ये कह रहा हूं ऑनलाइन पॉलिसी में compete कीजिए, हो सकता है रिस्क भी लीजिए। तो मेरा संदर्भ उससे था कि एक ही चीज पे डिपेंडेंट होना LIC के लिए खुद के लिए खतरे की घंटी है। अतुल भैया, अतुल जी, हाँ जी सर, प्लीज क्लोज करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर, आपका जो आज का सेशन था। मैं एक बारी वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रधान सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, वोट ऑफ थैंक्स दें, उसके बाद मैं फिर आगे की कार्यवाही। क्या कहूं पांडे सर के बारे में। पांडे सर मेरे पूरे परिवार में, मेरे बच्चों के भी गुरु हैं और मेरे भी गुरु हैं। और क्योंकि मेरे गुरु इसलिए हैं कि अभी मैं जो सेशन 3 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स करके आया बिमटेक में, तो मेरे जीवन की ये एक अद्भुत घटना थी। जिस कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़े उस कॉलेज में मैं भी पढ़ा जाके। तो मेरे भी गुरु हैं और मेरे बच्चों के भी गुरु हैं। और आज का सेशन जो इन्होंने दिया है, सच में ये केवल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए इंश्योरेंस की भूमिका क्या होने वाली है। आपने चाणक्य की तरह सारी बातें हमारे सामने रखी। हम LIC से प्रेम करते हैं, पर हम प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ब्लाइंडली हर चीज सोचते हैं। हमारे लिए LIC से भी महत्वपूर्ण भारत है, मेरा देश है। और आज आपने बहुत ही सारी पिक्चर बड़ी स्पष्ट तरीके से हमारे सामने रखी है। पांडे सर का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और बहुत सारा आगे का प्लान, कल हम मीटिंग कर रहे थे FPRT की, हमने विचार किया है कि पांडे सर का आशीर्वाद लेके FPRT का और बिमटेक का सहयोग लेके, और ये जो बीमा इंडस्ट्री में एजेंट हमारा भाई है, इसको कैसे और स्किल्ड किया जाए, इस पर आगे की प्लान की जाए। तो सर हम जल्दी ही आपके पास आ रहे हैं बिमटेक में, आपके साथ भोजन करेंगे, लंच करेंगे, अगर आप करवाएंगे तो सर। अरे सर, स्वागत है सर, आपका कैंपस है सर। तो मैं अपनी समस्त FPRT परिवार की ओर से आपका दिल से धन्यवाद करता हूं।
और ये निवेदन करता हूं कि भविष्य में भी आप हमारा हाथ पकड़ के रखिएगा और FPRT को प्यार करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। गारंटेड सर, गारंटेड। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत आई ओपनिंग था और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें चीजों को समझना चाहिए। हर जो भी आज के FPRT सेशन में था वो सिर्फ आपको इस पूरी प्रेजेंटेशन में जिसको ये लगे कि जो चीज उसके काम की है बस उसको प्रमोट करे, जो चीज उसके काम की नहीं है उसको बाहर करे। क्योंकि हर आदमी प्राइवेट वाला बैठा है तो उसको लगेगा कि LIC, आप किसी की कमियां हमें नहीं देखनी, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है और हमें आगे बढ़ना है। जो आपको लगे कि इस चीज में सबसे अच्छी चीज थी वो अपने साथ लेके जाइए। और आज का हम सेशन यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। हमने 10 मिनट का टाइम भी एक्सटीड कर लिया है। मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शांति पाठ प्ले करें। शांति